तो केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको वोट किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। क्योंकि हजारों लोग आपके घर पे आएंगे कि आपको हमको वोट देना चाहिए, आप हमें वोट दीजिए, मैं आपको ये चीज फ्री में दूंगा। इन सभी के बारे में आज हम पूरी डिटेल से बात करेंगे कि आप अपना जो बहुमूल्य वोट होता है, क्योंकि आपके पास एक ही वोट होता है और जिसे आप वोट देंगे तो उसका जीवन बदलेगा ही, उसके साथ ही आपका भी जीवन बदलेगा। पूरे विस्तार से इस वीडियो को समझते हैं कि क्या है मुद्दा और किस प्रकार आपको ये फायदा पहुंचाएगा। भारत में चुनाव शुरू होने से पहले ही चुनावी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कई तरह से वादे करती हैं कि जैसे हम चुनाव जीतेंगे आपको कई प्रकार से जो फ्री की योजनाएं हैं वो चालू कर देंगे, आपको हर प्रकार से सुविधाएं देंगे। ये कोई नई बात नहीं है। अगर इसके इतिहास से बात किया जाए तो मुफ्तखोरी की राजनीति की समस्या बहुत ही पुरानी है। इसकी शुरुआत 1967 में तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव से हुई थी। उस समय द्रमुक पार्टी ने 1 रुपए में 1.5 किलो चावल देने का वादा किया और यह वादा ऐसे समय पे किया गया जब देश में खाद्यान्न की कमी चली। तब से आज तक यह सिलसिला चलता है और आपने देखा 2015 का दिल्ली में इलेक्शन देख लीजिए, उसके बाद 2019 में देखिए और इस तरह से आप देखिए 2020 में जो चुनाव हुए, उसके बाद 21 में हुए, 2022 में भी आ चुके हैं। सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं समय समय पे ऐसे वादे कर रही हैं, लोक लुभावन वादे। इस तरह से अगर बात किया जाए जितने भी राजनीतिक दल वादे करते हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ 2 प्रकार के वादे होते हैं। उसमें से पहला जो प्रकार है जिनसे लोगों को व्यक्तिगत लाभ हो, और व्यक्तिगत लाभ का अगर अर्थ समझा जाए तो किसी के अकाउंट में कुछ रुपए भेज देना, जो सीधे तौर पर रिश्वत ही होता है। अक्सर चुनाव के शुरू होने से पहले ये भेजा, ऐसे वादे वर्तमान सरकार और विपक्ष दोनों ही करते हैं। अंतर बस इतना होता है कि सत्ता पक्ष के पास सरकारी खजाना होता है, इसलिए वो बड़े बड़े वादे करती है और जो विपक्ष में होता है वो छोटे छोटे करती है। लेकिन फिर भी ऐसे वादे जरूर किए जाते हैं जो भविष्य में कभी भी पूरे ना किया जाए। और आचार संहिता लागू होने से पहले ही सब्सिडी का ऐलान कर दिया जाता है, कीमतों में कटौती कर जाती है, जैसे डीजल हुए, पेट्रोल हुए, इनके जो रेट है वो इसी समय कम किए जाते हैं। वहीं दूसरा प्रकार है जिसे समाज का भला हो, जैसे शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य, पेयजल, नहरों का निर्माण, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। तो यह कहीं ना कहीं जो वादे किए जाते हैं ये सभी को प्रभावित करते हैं। जो चुनावी वादे किए जाते हैं उसमें एक गणित काम करता है। इस गणित को आपको समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो अपने प्रोडक्ट का प्रचार करती हैं और उसी मॉडल को आज जो राजनीतिक दल है उन्होंने अपना लिया है। यह एक बिजनेस मॉडल है। कंपनियां अपने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए यह तरीका अपनाती हैं। जैसे कंपनी अपने किसी एक प्रोडक्ट का दाम कम कर देती है, फ्री करके अधिक से अधिक ग्राहकों को देती है और उसी से जुड़े दूसरे प्रोडक्ट को अधिक दाम पर बेचती है। इससे दोनों प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ जाती है। इन मुफ्त की स्कीमों के बदले जनता कई जो जरूरी चीजें होती हैं उससे वंचित रह जाती है। मुफ्त की वस्तुएं से आपको क्या नुकसान हुआ और देश को क्या नुकसान हुआ है, अब हम इसके बारे में डिटेल एनालिसिस यहाँ से करेंगे। जैसे आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में 6.5% से भी कम लोग टैक्स जमा करते हैं। इसलिए राजनीतिक दल जानते हैं कि वे शेष लोगों से वोट पाने के लिए इस छोटे से वर्ग को नाराज कर सकते हैं जो लोग टैक्स देते हैं। जबकि अमेरिका में 43% लोग टैक्स जमा करते हैं। इसलिए वहां के जो नेता हैं वो मुफ्त में उपहारों की घोषणा करना एक मुश्किल काम मानते हैं। इसलिए गरीबी हटाओ के 50 साल नारे के बाद भी आज हम गरीबों को हर महीने नकदी देने के वादे कर रहे हैं और लगातार दिया भी जा रहा। हरित क्रांति के 60 साल बाद भी किसानों को न्यूनतम समर्थन वाली योजनाओं का इंतजार रहता है। आपने देखा जो किसान दिल्ली के पूरे बॉर्डर पे बैठे हुए थे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण ही बैठे थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 साल बाद भी अधिकतर गरीब इससे बाहर हैं और इनको लोन तक नहीं मिलता है। आज से 40 साल पहले लगभग हर शहर की नगरपालिका के नलों का पानी पीने लायक था, लेकिन आज हर किसी को आरओ लगाना पड़ता है। सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी दयनीय कर दी गई है कि हर कोई कर्ज लेकर भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहता है, जबकि सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों से कई गुना अधिक वेतन, छुट्टियां और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन क्या ये प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों से कई गुना बेहतर शिक्षा देते हैं? तो सभी का जवाब आएगा नहीं। यदि रोजगार की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड बेरोजगारी के मामले में सबसे आगे है। इसका क्या कारण हो सकता है कि सरकारें धन इसलिए बचाती हैं कि चुनाव आने पर उन्हीं पैसों से लोक लुभावन वादे किए जाएं और चुनाव जीतने के बाद प्रमुख मुद्दे को भूला जाए। ये सबसे बड़ा कारण है कि जिसके कारण से हर राज्यों में, पूरे देश में बेरोजगारी दर बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। देश में शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से, किसी भी पार्टी से अगर कोई उम्मीद रखते हैं कि वह आएगी, वो चुनाव जीतेगी तो हमें फ्री में देगी, साइकिल देगी, टैबलेट देगी, मोटरसाइकिल देगी, स्कूटी देगी, अगर कुछ भी आप ऐसा अनुमान लगाते हैं तो आपका जो मन में इच्छा है वो कहीं ना कहीं गलत है। सिर्फ आप 3 चीजें ही मांग सकते हैं, एक शिक्षा, दूसरा जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, और तीसरा है जो स्वास्थ्य है। इन 3 चीजों के अलावा कुछ भी देश में फ्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि सबसे अधिक ब्याज जो इंटरेस्ट होता है आज शिक्षा पर ही सरकार वसूल रही है। इस पर किसी को ध्यान ही नहीं जा रहा है।
पिछले इतने दशकों में सरकारों ने दो सबसे जरूरी क्षेत्रों, पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा पर कभी भी जीडीपी का 5% से ज्यादा नहीं खर्च किया है। जबकि आज से देखा जाए तो देश में शिक्षा पर खर्च 1964 में सामने आई एक आयोग आया था, कोठारी आयोग की सलाह की तुलना में अगर तुलना किया जाए तो उससे भी आधा है ये जो आज के समय में इन दोनों सेक्टरों में जो खर्च किया जाता है। जबकि समय कितना बीत चुका है, 60 साल से अधिक समय हो चुका है। तो क्या इस पे बढ़नी नहीं चाहिए? बढ़ी क्यों नहीं? आपने कभी इस पे विचार किया? विचार क्यों करेंगे? क्योंकि आपको लोक लुभावन वादे ही चाहिए कि हमको मोटरसाइकिल मिल जाए, फ्री में स्कूटी मिल जाए, टैबलेट मिल जाए, फ्री में बिजली मिल जाए। इन्हीं के कारण से जो पैसा इस पे खर्च होता है, तो ये पैसा इस पे खर्च होना चाहिए था, लेकिन इस पे ना खर्च होकर आपको जो मिलनी चाहिए सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही हैं। सरकारें अस्पताल निर्माण में तो तेजी दिखाती हैं क्योंकि यह लोगों को दिखता है कि सरकार ने अस्पताल बनवाया और लोग वोट भी देते हैं, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च नहीं किया जाता है। इसलिए आपका जब भी स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो आप सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं, आप सीधे अच्छे से अच्छे प्राइवेट अस्पतालों में भागते हैं, भले ही आपका वहां पे अधिक से अधिक पैसा खर्च हो जाता है। इसी तरह सभी दलों के नेता चुनाव के समय किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर बटे नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है हम इतना माफ कर देंगे, कोई कह रहा है कि हम जैसे ही चुनाव जीतेंगे 1 हफ्ते के बाद ही माफ कर देंगे। सारी चीजें ऐसी समस्या आ रही है, लेकिन मात्र 15% किसान ही बैंकों से कर्ज पाते हैं, क्योंकि कर्ज माफी से हमेशा छोटे किसानों को नुकसान पहुंचता है, जिससे इनको भविष्य में कर्ज देने में बैंक आनाकानी कहते हैं। कभी कहते हैं कि आज बैंक मैनेजर साहब नहीं आए हैं, आज सर्वर नहीं चल रहा है, आप किसी और को लाइए, किसी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति को लाइए। ये सारी समस्याएं इनके साथ आती रहती हैं और एट लास्ट उनको इस तरह से लोन मिलता ही नहीं है। यही हाल डिस्पेंसरी, अस्पताल और सफाई संस्थानों का है। क्या कोई इन्हें सुधारने की समयबद्ध योजना की बात करता है? जैसे मुफ्तखोरी का चलन राज्यों के कोष पर दबाव बढ़ा रहा है, यही दबाव बाद में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच झगड़े की वजह बन जाती है और बाद में केंद्र सरकार राज्यों को दोष देती है और राज्य सरकारें केंद्र से बहस के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। इन मुफ्त की वस्तुओं से हमें कितना नुकसान हुआ है, इसको हमें और विस्तार से समझना है तो किसी एक सेक्टर को चुनना होगा। तो मैं यहाँ पे बिजली विभाग को लेकर बात करूंगा, जिससे बातें आपको इतनी स्पष्ट हो जाएंगी कि जब भी कोई नेता या कभी भी कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी अगर आपसे वादा करती है कि मैं अब आपको ये दूंगा, तो आपको पहले समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये कहां से बोल रहा है और कितना हमें नुकसान होगा आने वाले समय में। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां बिजली बिल माफ करना और लगभग 300 यूनिट तक की फ्री बिजली जैसे वादे कर रही हैं, जबकि विशेषज्ञ पहले ही चेतावनी दे रहे हैं कि मुफ्त बिजली से पर्यावरण के साथ साथ राज्यों के आर्थिक सेहत के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। अब इसे हम कई राज्यों के एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे सबसे पहले बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य की, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बड़ा राज्य माना जाता है अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए। जैसे योगी सरकार ने विद्युत आपूर्ति में व्यापक सुधार किया है, आज गांव में 16 से 18 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है और शहरों में 20 से 24 घंटे हो रही है। सस्ती बिजली के लिए सरकार 11,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है प्रति वर्ष के हिसाब से, क्योंकि राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो कुल 2,75,00,000 है, जिसमें से 2,43,00,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 300 यूनिट तक की बिजली की खपत करते हैं। यदि आने वाले समय में इनको मुफ्त में बिजली दी जाती है तो सब्सिडी बढ़कर 32,200 करोड़ रुपए, लगभग 3 गुना सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि राज्य में औसत राजस्व वसूली इस समय 6 रुपए 5 पैसे प्रति यूनिट है, जबकि औसत लागत इस समय जो बिजली का बनाने में खर्च आ रहा है वो 7 रुपए 55 पैसे हो रहा है, जिसके बीच में 1.5 रुपए का अंतर है। इसी 1.5 रुपए के अंतर को कम करने के लिए सरकार सब्सिडी देती है, जो इस समय अभी 11,000 है, और अगर 300 यूनिट आपको माफ करके दिया जाएगा तो ये 32,200 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो पैसा ये खर्च किया जाएगा, तो जो आपके लिए आवश्यक सुविधाएं हुआ करती थी जिसपे खर्च किया जाना चाहिए था, वहां पे पैसा नहीं खर्च होकर यहाँ पे खर्च किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके ही सुविधाओं में कटौती की जाती है। इस बात को आप सभी को समझना होगा। इसके साथ ही राज्य पर 27% विद्युत वितरण की हानि भी है, जो इतना जल्दी कम भी नहीं होगा। ऐसे समय में जब 7 दिन 24 घंटे बिजली देने की बात की जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली विभाग और राज्य सरकार के खजाने से खिलवाड़ी होगा। यदि सभी राजनीतिक दलों को जनता की इतनी फिक्र है तो मुफ्त बिजली के स्थान पर सौर ऊर्जा देने का वादा क्यों नहीं करते, जिससे समाज के साथ साथ पर्यावरण को भी फायदा होगा। और अगर एक बार दे दिया जाएगा तो कम से कम 8 से 10 साल तक को उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उन्हें ये नहीं टेंशन रहेगा कि यार आज बिजली आई है, कल बिजली का बिल जमा करना होगा। सारी चीजें, इन सब चीजों से झंझट भी उनको खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य पर वर्तमान में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इस बात को आप सभी ध्यान से सुनिएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य पर 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है, जो राज्य के जीडीपी का लगभग 28% है। राज्य सरकार का सालाना खर्च 5.5 लाख करोड़ रुपए है, जिसका 14% तो कर्ज लेकर पूरा किया जाता है। सरकार अपने हर 100 रुपए में से 40 रुपए सरकारी कर्मचारियों के वेतन,
भत्ते और पेंशन पर खर्च करती है और 14 रुपए का कर्ज अदा करती है। तो ये था पूरा उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग और कितना उत्तर प्रदेश पे कर्ज है। इसके बाद हम बात करेंगे पंजाब राज्य के बारे में, जो काफी चर्चे में रहता है। 1997 में पंजाब राज्य ने किसानों के लिए बिजली सब्सिडी शुरू की थी, जिसका दबाव राज्यों के आर्थिक खजाने और पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ। वर्ष 1997 में पंजाब सरकार ने 693 करोड़ रुपए की बिजली की सब्सिडी दी थी, जो वित्त वर्ष 2016-17 में बढ़कर 5600 करोड़ रुपए और 2020 और 21 में यह बढ़कर 10,668 करोड़ रुपए हो चुका है। वही करीब 11,000 करोड़ रुपए के करीब में है, जो उत्तर प्रदेश का है और पंजाब का। मुफ्त बिजली से अंधाधुंध भूजल दोहन को बढ़ावा दिया है, अर्थात पहले जो किसान 5 हार्स पावर की मोटर इस्तेमाल करते थे, लेकिन भूजल स्तर के नीचे जाने के कारण से अब वही किसान 25 से 35 हार्स पावर की मोटर इस्तेमाल करने लगे, जिसके कारण से जल स्तर पंजाब में लगातार नीचे जा रहा है। पंजाब जैसे राज्य में धान की खेती को बढ़ावा देने में मुफ्त बिजली का बहुत ही अधिक योगदान है और इसी का नतीजा है कि राज्य के 138 ब्लॉक में से 109 ब्लॉक डार्क जोन अर्थात जल का अधिक दोहन के कारण से पानी सामान्य से बहुत ही नीचे पंजाब में जा चुका है। इसको देखते हुए सरकार ने 2009 में कानून बनाया, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण से इसे सख्ती से लागू नहीं कराया जा सका। जो भूजल स्तर पहले 25 से 30 फीट पर था, आज 300 फीट पर जा चुका है। इससे न सिर्फ खेती की लागत बढ़ी है, बल्कि भूजल प्रदूषण को भी बढ़ावा मिला है। इस राज्य का हाल तो सबसे खराब है अगर आप देखेंगे, क्योंकि 5 साल पहले राज्य पर कुल कर्ज, जो अभी हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में इतना कर्ज था, उसी तरह से पंजाब के कर्ज देखा जाए तो 1,82,000 करोड़ रुपए का कर्ज इसके ऊपर था 5 साल पहले। और आज अगर आप देखें प्रेजेंट टाइम में, तो ये 1,82,000 करोड़ से बढ़कर 2,82,000 करोड़ रुपए का हो चुका है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कि पिछले वर्ष राज्य का कुल राजस्व 69,000 करोड़ रुपए से भी कम था। 40% तो कर्ज चुकाने में होगा और लगभग 56% वेतन, पेंशन, भत्ते का खर्च। और ऐसी स्थिति में यदि लोगों के सरकारी नौकरी और अन्य लोक लुभावन वस्तुएं देने का वादा किया जाता है, तो पंजाब राज्य की स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। लेकिन वहां पे देखा गया कि चुनाव तो शुरू होने ही वाला है, क्योंकि डेट आ ही चुके हैं। तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग प्रकार से वादे कर रही हैं कि जैसे ही हम जीतेंगे ऐसे ऐसे चीजें कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इन राज्यों का ये हाल है। ऐसे में फिर भी जो राजनीतिक पार्टियां वो फ्री में ऐसे चीजें बांटने की बातें कर रही हैं। कुछ और राज्यों के बारे में बात किया जाए, जैसे दिल्ली राज्य की मैं बात करूं, तो दिल्ली में मुफ्त बिजली का फार्मूला इसलिए सफल रहा क्योंकि यहाँ अधिकतर उपभोक्ता का लोड जो है बहुत ही कम है। पहली चीज है लोड भी कम है, दूसरी चीज जनसंख्या कम है, जिसके कारण से राज्य सरकार के खजाने पे भारी दबाव नहीं पड़ा। लेकिन परिवहन विभाग का जो घोटाला दिल्ली में हुआ था वो किसी से छिपा नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं वो पैसा उजागर होगा जो आप फ्री में इस तरह से आपको मिल रही है या जो सरकार फ्री में आपको देती है। एक राज्य के बारे में और बात किया जाए, जो है तमिलनाडु राज्य। पिछले 1 दशक में रंगीन टीवी, मंगलसूत्र, साड़ी और अन्य घरेलू उपकरण बांटे गए हैं, जिस पर करीब 11,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगर इतने पैसों को अगर आप अच्छे जगह पर यूज किए होते हैं तो करीब 25,000 सरकारी स्कूल और 11,000 सरकारी अस्पताल बनाए जा सकते हैं। लेकिन हम मतदाताओं की इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें साड़ी चाहिए, हमें टीवी चाहिए, रंगीन टीवी चाहिए, मंगलसूत्र चाहिए। ये इस तरह के दक्षिण भारत में अगर आप सुनेंगे कि वहां पे जो मतदाताओं को ऐसी ऐसी चीजें मांग करते हैं और जो राजनीतिक पार्टियां वो ऐसी चीजें देती भी हैं, फिर आपको हंसी तो इतनी आए। इतना कुछ जानने के बाद अब आपके मन में एक प्रश्न ये भी आ रहा होगा कि अगर इतना कुछ देश को नुकसान हो रहा है, समाज को नुकसान, और हम मांग भी रहे हैं, हमारा ही नुकसान हो रहा है, तो फिर इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है। तो चलिए हम जानते हैं कि रोकने का कौन से तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे आयोग हैं, सारे चीजों के बारे में हम बात करेंगे और कौन कौन से पक्ष हैं जो आप सभी को जानना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग के पास लोक लुभावन घोषणाओं को अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त ही नहीं है। कुछ भी मांग लीजिए, राजनीतिक पार्टी कुछ भी दे सकती हैं, कुछ भी मांग लीजिए। अगर आप कह दें कि चांद तोड़ के लाइए तो वो भी दे देंगे आपको तोड़ के, और जरूरत भी नहीं है। जरूरत है तो मतदाताओं को कि ऐसे दलों को चुनना ही नहीं है जो बड़ी से बड़ी लोक लुभावन वादे करता हो। चुनाव आयोग तब तक रोक नहीं लगा सकता, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि चुनाव आयोग तब तक रोक नहीं लगा सकता जब तक कि इनके भाषण हिंसा फैलाने, घृणा फैलाने जैसी नहीं हो। अगर ऐसी नहीं है तो कुछ भी दे दें और आप कुछ भी मांग लीजिए, इस तरह से समस्याएं आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाए तो समय समय पे कई पीआईएल दायर की गई हैं। न्यायालय का हमेशा से एक ही जवाब होता है कि वह चुनावी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि जो कार्यपालिका होता है और जो न्यायपालिका होता है इसको अलग अलग संविधान में रखा गया है, नियम के अनुसार, जो सही भी है। आप सभी जानते हैं संविधान अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि न्यायालय के पास इस तरह के कोई शक्ति नहीं है। इस पर आरबीआई का क्या कहना है, इस पर भी हम बात करें तो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री रंगराजन ने वर्ष 2019 में कहा था कि कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मुफ्त में सामान बांटना
या कर्ज माफ करना देश की आर्थिक विकास में रुकावट पैदा करता है। दुख इस बात का है कि अभी तक किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। राज्यों की कर्ज की स्थिति को लेकर आरबीआई और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जो 2019 में आई थी, में बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, और सबसे खराब राज्यों में बिहार का स्थान पहला है, और संपन्न माने जाने वाले राज्य जो पंजाब है उसकी स्थान भी यहाँ पे उसकी स्थिति भी बहुत ही गड़बड़ बताई गई है। इसके साथ ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी इसमें शामिल है जिनकी स्थिति गड़बड़ बताई गई है, जहां पे अनेक प्रकार की लोक लुभावन योजनाओं को शुरू किया जाता है। जहां पे जितनी लोक लुभावन योजनाएं शुरू की गई हैं उस राज्य की स्थिति उतनी ही गड़बड़ मानी गई है। इसके साथ ही कुछ लोग तर्क ये भी देते हैं कि जो वादे किए जाते हैं समय समय पे, जो चुनाव के समय वादे किए जाते हैं मुफ्त में दिए जाते हैं, उससे बहुत ही फायदा भी मिला। तो मैं उस पक्ष को भी बात कर लेता हूं जिसे लोग बुरा भी ना माने कि अच्छा कुछ फायदा भी होगा, तो मैं फायदे के बारे में बता देता हूं। वैसे सभी वादे बुरे भी नहीं होते, ये सही बात है। कुछ वादे समाज और देश के लिए अच्छे भी होते हैं। भारत के साथ साथ सभी देशों में अलग अलग प्रकार की समय समय पे इस तरह से वादे किए जाते हैं और सब्सिडी दी भी जाती है, इसलिए इस पर नियम बनाना आसान नहीं होगा। इस कुछ मामलों में लोगों का मानना है कि जैसे सस्ते अनाज और जरूरत की वस्तुएं मुफ्त में देने जैसे वादे काफी अच्छे हैं। जैसे 1-2 रुपए किलो चावल देने से भूखमरी की समस्या खत्म हुई है और एक बड़ी आबादी की भूख मिटाई जा सकी है, जो सही बात है। आपने देखा कि इस तरह से समस्याएं बढ़ी हुई थी लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे कमी आई है। अभी हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश भी दिया है कि भूख से लड़ने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बनाए। अब कल्याणकारी योजनाओं को बनाएगी तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें सरकार को करनी ही पड़ेगी कि जिससे कम रेट पे या फ्री में देनी ही पड़ेगी। बिहार राज्य में साइकिल बांटने से स्कूलों में लड़कियों की जो प्रवेश है वो बढ़ा है। रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखा है। सच तो यह है कि मुफ्त उपहारों का विरोध कभी भी गरीब वर्ग नहीं करेगा। यही कारण है कि गरीब वर्ग को हमेशा से चुनाव का इंतजार रहता है। वो जानता है कि जब चुनाव आएगा तो नेता द्वार पे आएगा, कुछ न कुछ कहेगा, क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म होता है जो जीतेगा वो सीधे भागता है ऑफिस में, और उसके बाद जब 5 साल का समय बीतने वाला होता है तभी वो आता है और भैया नमस्कार, देखिएगा इस बार भी ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से वादे करता रहता है और कुछ न कुछ वो जरूर कह के चला जाता है। तो कुछ सर्वे भी समय समय पे किए जाते हैं। मैं कुछ अन्य देशों के बारे में बात करूंगा, उसी में से एक देश में ले रहा हूँ। जून 2016 में स्विट्जरलैंड देश में यहाँ की सरकार ने एक सर्वे बेसिक इनकम गारंटी पर कराया, जिसमें कहा गया कि हर वयस्क नागरिक को बिना काम किए हर महीने करीब 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे कि आप काम नहीं करिए तो आपको 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। सभी को जानकर हैरानी होगी कि देश की करीब 80% जनता ने फ्री में मिलने वाली इस सुविधा को लेने से साफ साफ मना किया। उन्होंने कहा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको पैसे लेने की क्या जरूरत है। ऐसा उदाहरण आप कई अन्य देशों में देख सकते हैं कि वहां पे फ्री में जो सुविधा सरकार देना भी चाहती है लोग लेना नहीं चाहते। इस वीडियो का सबसे जो अंतिम पॉइंट है वो है समाधान। हर वीडियो की तरह मैं इसमें समाधान भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप कम चीजों में, कम मेहनत में कह सकते हैं आसानी से इससे छुटकारा पा सकते हैं और अपना और अपने साथ ही अपने देश का, अपने समाज का भला कर सकते हैं। एक प्रश्न यह भी है कि लोगों के कल्याण की सभी बातें नेताओं को चुनाव के ठीक पहले ही क्यों याद आती है। यदि मतदाता को यह समझ में ना आए कि कौन सा वादा उनके लिए ठीक है तो वे इसके पहले के सभी वादों को देखें कि कितना वह पूरा हुआ और कितना समाज को और उस व्यक्ति को फायदा हुआ जिसने उसकी मांग की थी या जिसके लिए यह कहा गया था। एक पक्ष यह भी है कि यदि मतदाता ही ऐसे वादे के झांसे में ना आए कि हम मांगेंगे ही नहीं तो राजनीतिक पार्टी दे कितना देगी भाई, जब हम मांगेंगे ही नहीं तो सारी चीजें वहीं पे खत्म हो जाती हैं, तो समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। इसके लिए सभी को जागरूक होना होगा। सभी राजनीतिक पार्टियां कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, लैपटॉप, निःशुल्क राशन, निःशुल्क पानी, बेरोजगारी भत्ता, फ्री साइकिल, पुरानी पेंशन योजना और इसी तरह हजारों लोक लुभावन योजनाओं को जन कल्याणकारी योजना बताती है कि जिससे जो जनता का है उसका फायदा होता है। एक बार अगर आप इन्हें मान भी लें कि इससे सभी का फायदा होता है तो आप इन योजनाओं को क्या नाम देंगे। जिन राज्यों में मंगलसूत्र, चूड़ियां, साड़ियां, कलर टीवी, मिक्सर मशीन, ऐसे ही हजारों वादे जो आपको सुनकर हंसी आएगी, क्या सरकार और देश की भोली वाली जनता इसे भी जन कल्याणकारी योजना मान रही है? और अगर आप इसे भी जन कल्याणकारी योजना मानते हैं तो आप उसे ही वोट दीजिएगा जिससे आपको 5 वर्षों में कोई भी काम करवाना नहीं होगा, क्योंकि इसमें गलती राजनीतिक पार्टियों की नहीं है बल्कि हम जैसे मतदाताओं की है कि हम इस तरह से चीजों को मांग करते हैं। सच्चाई तो यह है कि हमारे देश की जनता को राशन, बिजली, पानी, लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसे फ्री की वस्तुएं नहीं चाहिए। देश की गरीब जनता को न्यूनतम पैसे में बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था चाहिए। मैंने शुरू में बताया था कि सिर्फ 3 चीजें ही आप मांग करिए, एक शिक्षा, ठीक है, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा जो ट्रेनिंग दी जाती है। इन 3 चीजों के अलावा आप किसी भी चीजें से, कोई भी पार्टी आपके घर पे आती है
कोई भी नेता आता है तो आप इसके अलावा 3 चीज़ों के अलावा कुछ भी उससे मत मांगिए। अगर आप मांगिए तो ये 3 चीज़ें ही मांगिए। जनता फ्री में किसी भी प्रकार के पैसे नहीं लेना चाहती है। इसे चाहिए तो केवल युवाओं को बेहतर रोजगार चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर रोजगार है, नौकरी है, तो आपको दूसरे से कोई चीज़ मांगने की क्या जरूरत है। आपके पास पैसा है, सामान है, तो आप खरीद लीजिए। तो इस तरह के अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो आपको समझना पड़ेगा, ऐसा काम जो भी पार्टी करेगी आप उन्हें ही वोट दीजिएगा, वो भी दिल खोल के दीजिएगा। ये नहीं कि वोट दिए वो भी छुपा रहे हैं, यार मैंने तो उसको वोट दिया लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। इस तरह से आप सभी न जाति न धर्म न समुदाय देखकर बल्कि काम देखकर वोट करें, जिससे सभी को फायदा हो। जब सभी का फायदा होगा तो देश का भी फायदा होगा, जब देश का फायदा होगा तो समझते हैं कि पूरे विश्व में उस तरह से फायदा हो ही जाएगा। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की अपना जो बहुमूल्य वोट है, क्योंकि आपको हमेशा मौका नहीं मिलता, कुछ समय के बाद ही आपको वोट डालने का मौका मिलता है। तो इसलिए इसकी कीमत को समझिए। आपको एक वोट की कीमत उस समय समझ में आएगी जब हार जीत का फैसला एक वोट से होता। उस समय पूछिएगा कि कितनी वैल्यू होती है एक वोट की। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अपना जो बहुमूल्य वोट है किसे दें, किस प्रकार से। इसलिए अभी से व्यवस्था बना लें। सभी जो राजनीतिक पार्टी को तौलते रहिए कि कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कितना पड़ताल करते रहिए। जो आपको सही लगे आप उस पार्टी को दीजिए, आप उस उम्मीदवार को जिताइए। इसी प्रकार से बने रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।